साथियों, चैप्टर 97 में हमने आपसे चंद्रमा के नक्षत्रपति होने की विभिन्न स्थितियों पर बात की थी और उसी के साथ हमने आपसे चंद्रमा की कुछ स्थितियों पर विचार करने के लिए भी कहा था। देखिए, किसी भी लग्न में चंद्रमा को छोड़कर कोई भी ग्रह किसी भी भाव में नक्षत्र स्वामी हो सकता है, लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है। चंद्रमा एक लग्न में सिर्फ 3 भावों में ही नक्षत्रपति के रूप में होगा। चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण। अब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा तो वृष राशि में होगा, यदि हस्त में हुआ तो कन्या राशि में होगा और श्रवण में हुआ तो मकर राशि में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि चंद्रमा कुंडली में यदि वृष, कन्या या मकर राशि में है तो ही उसके नक्षत्रपति होने की संभावना है। यहाँ संभावना होने का मैंने इसलिए कहा क्योंकि वृष, कन्या और मकर तीनों ही राशियों में चंद्रमा के अलावा सूर्य और मंगल के नक्षत्र भी आ जाते हैं। चंद्रमा किस नक्षत्र में है इसको देखकर यह पता तो चल ही जाएगा कि चंद्रमा यहाँ पर नक्षत्रपति है। अब ये बात आप में से अधिकतर लोग तो जानते ही होंगे, कोई विशेष बात तो यहाँ तक नहीं है। अभी तक विशेष बात सिर्फ इतनी ही है कि एक लग्न में चंद्रमा सिर्फ 3 ही भावों में नक्षत्र स्वामी के रूप में हो सकता है, जबकि अन्य ग्रह किसी भी भाव में हो सकते हैं। यदि 12 ही लग्नों में हम देखें तो चंद्रमा की सिर्फ 36 समीकरण ही बनेंगी नक्षत्रपति के रूप में, जबकि अन्य ग्रह कुल मिलाकर 108 स्थितियां बना देते हैं कि वो नक्षत्र स्वामी हो सकते हैं। और आप में से जिन्होंने इसका अध्ययन किया है उनको तो अच्छी तरह मालूम ही होगा कि चंद्रमा के साथ ऐसी स्थिति बनती है। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा के नक्षत्रपति होने में विशेष बात क्या है। अब यह बात तो पता चल ही चुकी है कि वृष, कन्या या मकर में चंद्रमा होंगे तो वह नक्षत्र स्वामी हो सकते हैं। तो आइए अब इस स्थिति पर विचार करते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली ले लेते हैं। अब यहाँ चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में बैठा है तो यह नक्षत्र स्वामी तो होगा ही, और अपनी उच्च राशि वृष में बैठा है, इसलिए यहाँ पर यह लग्न भाव खड़ा कर ले, यानी इसकी अपने उच्च भाव में स्थिति होने से इसकी दूरी अपने उच्च भाव से एक भाव की ही होगी, इसलिए यह लग्न खड़ा करेगा, जैसा कि हम पिछले उदाहरणों में देखते आए हैं। अब लग्न एक्टिव है तो सामने का सप्तम भाव तो डीएक्टिवेट हो ही जाएगा। दसम भाव में उच्च राशि है तो दसम भाव भी एक्टिव होगा, और चतुर्थ भाव में नीच राशि है तो चतुर्थ भाव डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अन्य जो भाव एक्टिव डीएक्टिवेट होंगे उनके बारे में हमने आपको पूर्व में बता ही दिया है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ मकसद कुछ और है ये सब बात करने का, तो आप देखते जाइए। कुल मिलाकर यहाँ पर हुआ यह है, प्राथमिक रूप से उच्च राशि में ही बैठे होने के कारण यहाँ पर लग्न एक्टिव हुआ है और सामने का सप्तम भाव डीएक्टिवेट हो गया है। तो यह तो सिंह लग्न में वृष राशि में बैठे चंद्रमा की नक्षत्रपति होने की वजह से ये भाव एक्टिव डीएक्टिवेट हुए। आइए अब सिंह लग्न की कुंडली में ही यदि चंद्रमा हस्त नक्षत्र में हो तो इस स्थिति में चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। अब यहाँ दसम भाव में उच्च है तो दसम भाव तो एक्टिव हो ही जाएगा, और चतुर्थ भाव में नीच है वृश्चिक तो चतुर्थ भाव डीएक्टिवेट होगा। और यहाँ पर चंद्रमा की अपने उच्च भाव से दूरी पंचम भाव की है तो पंचम भाव भी एक्टिव होगा, और नीच राशि से दूरी वाला भाव एकादश है तो एकादश भाव डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मुख्य रूप से इस स्थिति में पंचम और दसम एक्टिव हो गए और चतुर्थ एवं एकादश डीएक्टिवेट हो गए। आइए अब इसी सिंह लग्न में चंद्रमा के नक्षत्रपति होने की तीसरी स्थिति के बारे में जानते हैं। सिंह लग्न में चंद्रमा यदि श्रवण नक्षत्र में होगा तो मकर राशि में होगा और नक्षत्र स्वामी होगा वहाँ पर, और मकर राशि यहाँ छठे भाव में पड़ेगी। अब यहाँ भी उच्च तो दसम भाव में है तो दसम तो एक्टिव होगा ही, और उच्च भाव से इनकी दूरी नवम भाव की है तो यहाँ नवम भी एक्टिव हो जाएगा। और नीच राशि चतुर्थ भाव में है तो चतुर्थ तो डीएक्टिवेट होगा ही,
और नीच राशि से दूरी तृतीय भाव की है तो तीसरा भाव डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर दशम और नवम एक्टिव हुए और चतुर्थ एवं तृतीय दोनों भाव डीएक्टिवेट हो गए। यहाँ हमने सिंह लग्न में चंद्रमा के नक्षत्रपति होने की तीनों ही स्थितियों पर विचार किया और रिजल्ट क्या मिला। हमने पहले के चैप्टर्स में आपको अच्छी तरह बताया है कि ग्रह की उच्च राशि वाला भाव और उच्च राशि से दूरी वाला भाव अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं उसके फल देने के लिए, यानी ये दोनों भाव एक्टिव होंगे और इस स्थिति में ग्रह उनके फल प्रमुखता से देता है। चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी होने की स्थिति में वह अपनी उच्च से या तो एक भाव की दूरी पर होगा या पंचम भाव की दूरी पर होगा या नवम भाव की दूरी पर होगा, यानी लग्न, पंचम और नवम तीन भाव एक्टिव करेगा। और चंद्रमा की यह स्थिति किसी भी लग्न में उसके नक्षत्र स्वामी होने की स्थिति में पैदा होगी। विशेष बात यहाँ पर यह है कि चंद्रमा हमेशा नक्षत्रपति हो तो अपने उच्च भाव से लग्न, पंचम या नवम भाव की दूरी पर होगा और उन्हीं भावों को एक्टिव करेगा। अब दूसरी भाषा में आप कहें तो लग्न, पंचम और नवम को आप क्षत्रिय त्रिकोण भी कह सकते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या जातक जो चंद्रमा के नक्षत्र में पैदा हुए हैं वो आजीवन ही इन फलों से बंधे रहेंगे, यानी लग्न, पंचम और नवम, और क्या दूसरे फल उसको नहीं मिलेंगे? तो देखिए, सच बात तो यह है कि चंद्रमा के नक्षत्र में पैदा हुए जातक, उनमें स्त्रीत्व के कुछ गुण तो रहते हैं, कुछ उदारवादी भी रहते हैं, लेकिन आपने पाया होगा कि सभी के साथ ऐसा नहीं है, कुछ इससे विपरीत स्वभाव के भी मिलते हैं। अब यह क्या रहस्य है, इसको जानिए। हमने चैप्टर 97 में आपको बताया था कि चंद्रमा यदि नक्षत्र स्वामी हो तो लग्न नक्षत्र के स्वामी के साथ इनके संबंध को देखना नहीं भूलें, वरना आपका सारा फलित गलत हो जाएगा। यदि आप चंद्रमा नक्षत्र स्वामी हो, उस स्थिति में लग्न के नक्षत्र स्वामी का इम्पैक्ट ले लेते हैं तो आपका फल कथन बिल्कुल सटीक होगा। और यदि आप इस बात को भूल गए तो फिर आपके फल कथन में बहुत त्रुटियां रह जाएंगी। तो चंद्रमा के नक्षत्रपति होने की स्थिति में आप बहुत गौर से देखें, उन स्थितियों का अध्ययन कर लें, क्योंकि नहीं तो आप लग्न, पंचम, नवम तीनों ही भाव बढ़िया हैं, इन्हीं को लेकर चलते रहेंगे। तो चंद्रमा जहाँ पर नक्षत्र स्वामी हो वहाँ पर लग्न नक्षत्र के स्वामी के साथ उसके संबंध को देख लेना बहुत ही अनिवार्य है। और यह सभी लग्नों में सिर्फ 3 जगह ही नक्षत्र स्वामी होगा और अपनी उच्च से लग्न, पंचम और नवम भाव ही खड़ा करेगा। तो इस बात को आप विशेष रूप से देख लें। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।